गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक नंबर सिस्टम है, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। इस टॉपिक का जो उपयोग है वो आजकल जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं उन सारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे यूपीएससी के सीसेट एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए, एमबीए या सीडीएस, एनडीए या कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम, उस सारे एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से कम से कम एक या 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। तो हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए बता रहे हैं आपको कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये नंबर सिस्टम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इनिशियल स्टेज होता है, प्रारंभिक चरण है। अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो मैथमेटिक्स हमें आसानी से समझ में आएगी। ये कुछ बेसिक्स टर्म हैं जो हम समझते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इस नंबर सिस्टम से बेस्ट जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके ऊपर में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स की जब भी चर्चा की जाती है तो हमें या तो 0 से नंबर दिखाई देता है या 1 से नंबर दिखाई देता है। तो देखिए, 0 जो हो जाता है वो क्या है, 0 कुछ नहीं है। आर्यभट्ट की खोज करने से पहले 0 के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन जब आर्यभट्ट ने 0 का इन्वेंशन किया, खोज किया, उसके बाद 0 अपने आप में कुछ नहीं है, एक तुच्छ है। लेकिन जब वो किसी के साथ आ जाता है, राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। ये है 0 का पावर। तो हम नंबर्स को कैसे देखते हैं, या तो 0 के टर्म में नंबर को देखते हैं या तो 1 2 3 के नंबर के टर्म में देखते हैं। तो नंबर को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक, जिसको हम इंग्लिश में इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। 0 अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जब किसी दूसरे अंक के साथ आ जाता है तो उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है, या पॉइंट के साथ जब ये आता है तो उसकी वैल्यू को घटा देता है। अब देखिए, 1 2 3 4 ये सारे अंक जो होते हैं इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं या सार्थक अंक बोलते हैं। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, जो नॉर्मल काउंटिंग की संख्याएं होती है, जिसको हम काउंटिंग में रखते हैं। किससे हम काउंटिंग शुरुआत करते हैं, आप सभी को पता होगा, ये 1 से शुरू होती है। 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम जो भी काउंटिंग करते हैं वो सारी नेचुरल नंबर है। इसे इंडिकेट किया जाता है कैपिटल N से। अब चलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होता है वो n+o, n मीन्स होता है नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बीच कितने का अंतर है, तो एक नंबर का अंतर है। वो नंबर क्या है, 0 का। ठीक है, अब अगले अंक चलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर होते हैं जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती है, उनको जब हम डिनोट करते हैं तो वो सारी संख्याएं कहलाती है इंटीजर्स नंबर। देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में
जो सेंटर में मिडिल में होता है उसे हम जीरो बोलते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये सारे जीरो, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये तीनों के सम्मिलित समूह को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। अब सम संख्या के ऊपर में आते हैं। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आ जाए या 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएगी। अब चलते हैं विषम संख्या के ऊपर में। विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारे जो हैं ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसे हम विषम संख्या कहेंगे। अब आते हैं रूट संख्या। रूट संख्या का दूसरा नाम अभाज्य संख्या भी है। इसे हम नेचुरली प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो एक से भरी वो सारी संख्याएं जो 1 से पूर्णतः विभाजित हो या स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, सेल्फ से डिविजिबल हो या 1 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। लेकिन 2 क्या है? 2 हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही है हमारे पास, वो है 2। ठीक है, मैं आगे आपको प्रश्न में सिखाऊंगा कि ये प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानते हैं, प्राइम नंबर्स को कैसे निकाला जाता है। आगे आते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ये प्राइम नंबर्स का पूरा उल्टा होता है। मीन्स जैसे प्राइम नंबर में हमने कहा कि वैसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो वो प्राइम नंबर कहलाएगी, लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? वैसी संख्याएं जो 1 या अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, ये सारी क्या है? 1 से तो विभाजित है, अपने से भी विभाजित है, साथ साथ ये किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। अब चलते हैं परमेय संख्या के ऊपर में। परमेय संख्याएं क्या होती है? परमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, -5/7 हो गया, ये सारी परमेय संख्या हैं। हाँ, 0 भी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में हम क्या ले सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके 2 भी क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम 1/0 लिखते हैं तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते या p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते, और जो हमेशा वर्गमूल या घनमूल के अंदर होता है। जैसे कि √2, √3, 5/8। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? इरेशनल नंबर या अपरमेय संख्या। अब देखिए कुछ रूल्स बताते हैं आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के रूल्स आपको क्या याद करना पड़ेगा? बड़ा बॉड मास, बी एंड बॉड मास। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बार होता है। अगर आपके प्रश्न में बार आती है तो सबसे पहले हमें किसको हल करना है? बार को हल करना है। ठीक है, उसके बाद अगेन बी से क्या हो जाता है? बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए 3 तरह की होती है। एक होती है सबसे छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाले प्रश्न को सबसे पहले हम किसे हल करेंगे? जो छोटी ब्रैकेट में होगी, उसके बाद मध्यम वाली, उसके बाद बड़ी कोष्ठ वाली। 3rd नंबर में आता है ऑफ का। ओ फॉर ऑफ। ऑफ का हम क्रिया करेंगे। ऑफ करने के बाद हमें डिवीजन करना पड़ेगा, और डिवीजन के बाद क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। बड़ा बॉड मास, बी फॉर बार, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtractions।
एक नंबर होता है जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारे नंबर जितने भी नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारों का ये एक समुच्चय होता है, सारों का संयोग होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे एक रूल डिविडेंड, जिसे हम भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? डिविज़र गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स अगर हम 10 को मान लीजिए 10 2 से डिवाइड करते हैं, 11 को मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10 हो जाता है और 1 हमारा रिमाइंडर बन जाता है। इस कंडीशन में 2 जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया? 2 हमारा डिविज़र हो गया, जिसे हम भाजक कहते हैं। 11 हमारा क्या हो गया? 11 जो हो गया वो हमारा डिविडेंट हो गया, जिसे भाज्य कहते हैं। और 5 जो है, 5 को हम क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट बोलेंगे। और रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 1 बचा। तो हमें यहाँ पे 11 लाना है। 11 को हम कैसे लाएंगे? 2 × 5 + 1 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 11 को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंट। 11 को क्या बोलेंगे? डिविडेंट। एंड 2 को बोलेंगे डिविज़र, भाजक, और 5 को बोलेंगे क्वोशिएंट, और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये फार्मूला भी आपको बहुत हेल्प करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करने में। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये निकालने के लिए, इसके निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। अब देखिए, जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है, नेचुरल नंबर का योग निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला हम लगाएंगे n × n + 1/2। तो n की वैल्यू क्या होगी? 10 + 1 मीन्स 11/2, ये कट जाएगा 5, और इसका आंसर कितना होगा? 55। तो इस फार्मूले का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या है? इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है? n²। इसका यूज़ आप कैसे करेंगे? मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग है, निकालना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग 10 तक निकालना है। प्रथम n विषम संख्या, उसका क्या कर देना? बस स्क्वायर कर देना। जैसे 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? n × n + 1, n × n + 1। ठीक है। जैसे 10 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या कर देंगे? 10 × 11, तो ये हो जाएगा 110, 110। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का, जैसे यहाँ से 1 से 10 तक की संख्याओं का योग था, इसी का पूछ देगा 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n × n + 1 × 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, क्यू का योग निकालना है। 1 से लेकर के 10 तक के क्यू का योग क्या करेंगे? ये निकालने के लिए फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। When the numerator and the denominator of the frictions increase by a constant value, the last friction is the biggest। देखिए, जैसे यहाँ पे है कि अगर ये फ्रिक्शंस है, फ्रिक्शंस में इंक्रीज हो रही है, तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे बड़ा है। 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इस चारों फ्रिक्शन में कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए, इनमें इंक्रीज क्या हो रहा है? 3 से 1 इंक्रीज हुआ, 4 से 1 इंक्रीज हुआ, 5 से 1 इंक्रीज हुआ, 6। एंड डिनोमिनेटर में देखते हैं 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, डिनोमिनेटर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है और न्यूमरेटर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में जो सबसे बिगेस्ट होगा वो होगा 6/7। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू से जो इंक्रीज करता है, तो लास्ट फ्रिक्शन जो होगा वो सबसे बिगेस्ट होगा। उसके बाद अगर हमें नॉर्मल फ्रिक्शंस का पता लगाना है कि कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन बिगेस्ट होगा, तो हमें फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? उसको अरेंज द फ्रिक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, चेंज द फ्रिक्शन इनटू डिसिमल। हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को डिसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है।
ठीक है। इसमें पता करना है कौन सबसे बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 होगा। पॉइंट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, पॉइंट डालेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 को 2 से करें तो 5, ये 0.5 होगा। 1/3 को क्या लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे तो ये होगा 10, और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 0.4 को कर ये 1/4 को करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट डालेंगे तो ये 10, 4 2 जा 8, कैरी हुआ 2, 20, 2 5 जा 10, और हम 1/5 को करेंगे तो पॉइंट डालेंगे 10, 2.20। तो हम क्या देखते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी 1/5, सबसे बड़ी कौन 1/5, ये 1/5 मतलब 0.50 है, ये 0.33 है, ये 0.25 है, और ये पॉइंट है। तो हमें फ्रिक्शन से अगर हम निकालते हैं, फ्रिक्शन को अगर हम डिसमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इजी तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन जो है वो सबसे बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है तो हम इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से आग्रह है कि आप कृपया